एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे जी, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज को लेकर कुछ कन्वेंशंस हुई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं जी। ए कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स कवरिंग पर्टिकुलर मैटर्स, स्पेशली वन लेस फॉर्मल देन ए ट्रीटी। कन्वेंशन क्या होती है? जो अलग अलग देश हैं उनके बीच आपस में ये क्या है, एग्रीमेंट होते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। और ये क्या होते हैं, ट्रीटी से लेस फॉर्मल होते हैं। ट्रीटी क्या होती है? फॉर्मल, उसमें साइन सून होते हैं और वो क्या है, उसके पीछे पावर ज्यादा होती है भी। हाँ भी वो फॉर्मल होती है। फॉर्मल मीन उसमें रूल एंड रेगुलेशन ज्यादा थोड़े ना आपको पालन करने ही पड़ेंगे। इसमें क्या है कि आप बातचीत पर सहमत हो जाते हो, हाँ भी, तो ये क्या है, लेस फॉर्मल देन ट्रीटी होती है। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं क्या, कि जब हमने देखा कि हाँ भी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो हमने सब देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, अपनी एक कॉन्फ्रेंस की थी 1992, तो जिसे रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील इन 1992। इट इज आल्सो नोन एज द रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट, ये भी इनको कहते हैं। एट द एंड ऑफ द समिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वर रिलीज्ड, ये डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए समिट के एंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। एट समिट के एंड में ये वाले 3 डॉक्यूमेंट रिलीज हुए। पहला है जी रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए रियो की एक अपनी डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र, उन्होंने एक घोषणा की, ठीक है जी। एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये 3 आपने रट्टे लगा लेने हैं कि अर्थ समिट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिलीज हुए, ठीक है जी। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वर आल्सो मेड, कानूनी रूप से बाध्य लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी हुए। वो कौन कौन से थे? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कन्वेंशन, और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन। तो ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन हुए इसी के साथ, ये भी आपने याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रियो अर्थ समिट में कौन कौन सा डिक्लेरेशन हुई, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं, या कौन कौन से नहीं साइन हुए, तो आपने उस हिसाब से चूज करना होता है। तो पहली है जी हमारी रियो डिक्लेरेशन, इसको पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड इन फ्यूचर। आने वाले समय में तो जो हमने डेवलपमेंट करनी है वो क्या है, सस्टेनेबल हो, तो उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल हमने अपनाने हैं, उसके बारे में बात की गई है। ये भी आ सकता है, किसके बारे में बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है जी। एजेंडा 21 क्या कहता है? इट मीन्स एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी, ठीक है ना। 1992 कौन सी सेंचुरी थी? 20वीं शताब्दी। तो उन्होंने कहा कि देखो जी 20th सेंचुरी खत्म होने वाली है और 21st सेंचुरी के लिए हमारा कौन सा एजेंडा होगा, इसके बारे में बात की। It highlights the various kinds of actions that need to be taken to tackle climate change in 21st century by various agency। मतलब कौन कौन से हमने किस प्रकार के एक्शन लेने हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, कब, 21st सेंचुरी में, बाय वेरियस एजेंसी। अब वेरियस एजेंसीज कौन सी हो सकती है? सरकारें हो सकती हैं, एनजीओ हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी हो सकती हैं, ये सब चीजें। बाय यूएन, ये क्या हुई, वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट्स एंड अदर ग्रुप्स एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स। तो लोकल लेवल, नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पर भी जितनी संस्थाएं वगैरह हैं वो कैसे कैसे एक्शन लेगी, वेरियस एजेंसीज, ये बात हो गई। आगे है जी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? These are recommendations for conservation and sustainable development of forest। तो फॉरेस्ट के ऊपर फोकस्ड है ये कि उनकी कंजर्वेशन कैसे करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है। दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, तो ये क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, बातें हैं, कही गई हैं, आपने ऐसे काम करना है, पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। आगे है जी रियो प्लस 20। रियो प्लस 20 का मतलब जब रियो समिट हुई उसके 20 साल बाद फिर दोबारा रियो में ही समिट हुई। 10 साल बाद भी हुई थी, वो हुई थी जोहानिसबर्ग में।
20 years after the 1992 Rio Earth Summit, तो क्या हुआ 20 साल बाद, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, अगेन टुक प्लेस इन रियो डी जनेरो ब्राजील इन 2012। ठीक है जी, तो जहां पर इन्होंने क्या क्या बातें की, एट रियो +20 कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लीडर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो अब है प्राइवेट सेक्टर वाले भी आए थे, हाँ भी हम भी आएंगे, NGOs एंड अदर ग्रुप्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, तो इन सब ने पार्टिसिपेट किया। द एम वाज टू डिस्कस द वेज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक, एम इंपॉर्टेंट है, क्या एम था, क्या सिर्फ एनवायरनमेंट का एम था, नहीं, इसका मेन एम था कैसे हमने गरीबी हटानी है, ठीक है जी, कैसे हमने सोशल इक्वालिटी बढ़ानी है, एंड एंश्योर एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर तो फोकस था ही था, इसके अलावा गरीबी कैसे हटानी है और कम करनी है, और इक्वालिटी कैसे बढ़ानी है, ये भी इसके फोकस थे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ये पूरी लाइन आपने याद रखनी है। इन द वेक ऑफ राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान की बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर इन मुद्दों पर काम करना है। ऑफिशियली द फोकस वाज ऑन 2 मेन थीम्स, ऑफिशियली 2 थीम पर फोकस था, कौन कौन से, हाउ टू बिल्ड ए ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाए, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचाती हो, सो एज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और जनता को गरीबी से बाहर निकालना। फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपस में कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है जी, आगे है जी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर कन्वेंशन क्या कहती है जी, इट इज ए लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लीगली बाइंडिंग है। अंडर दिस कन्वेंशन फर्स्ट टाइम इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए कॉमन कंसर्न फॉर होल ह्यूमन काइंड, सारी मानवता के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, एंड इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है जी, अगर डेवलपमेंट करनी है तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। द मेन गोल्स ऑफ द कन्वेंशन वो क्या थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करो, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इट्स कंपोनेंट्स, बायोडाइवर्सिटी और उसके कंपोनेंट्स का क्या करो, सस्टेनेबल यूज, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये जो कन्वेंशन है वो प्रोहिबिट करती है बायोडाइवर्सिटी के यूज को, तो आपने कहना नहीं, वो कहते हैं आप यूज कर सकते हो पर कैसे करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, ऐसे यूज करना है कि उसका दोबारा उसकी पूर्ति हो जाए, वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, एक लेवल तक यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूजिंग जेनेटिक रिसोर्सेस, जहां बायोडाइवर्सिटी शुड बी शेयर्ड इन ए फेयर एंड इक्विटेबल वे, तो बायोडाइवर्सिटी को यूज करके जो हमें बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं वो किसी एक तबके के पास ना रहे समाज के, वो सब में क्या हो, आपस में शेयर हो, फेयर और इक्विटेबल वे में, बराबरता और जो भी फेयर है उस हिसाब से शेयर होना चाहिए। दे यूज है ना, द यूज कैन बी कमर्शियल और अदर यूटिलाइजेशन, ठीक, व्यापार के लिए यूज हो सकता है, पर्सनल यूज भी हो सकता है, पर क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए और फेयर एंड इक्विटेबल वे में यूज होना चाहिए। अच्छा जी, द कन्वेंशन डज नॉट बार द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो हमने देखा कि ये नहीं कहती कन्वेंशन कि हमने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बिल्कुल ही यूज नहीं करना, ये कहती है करना है पर सस्टेनेबल वे में। इट अलाउज एंड प्रोवाइड्स फॉर यूज, एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक, और इस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये अलाउ करती है कन्वेंशन। बायोटेक्नोलॉजी समझते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं, उनमें चेंजेस कर देते हैं। अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉर एनहांसिंग द सेफ यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो हम जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना कर दें, ठीक, कुछ ऐसे चेंजेस ना कर दें जिससे
क्या है, लाइफ को, एनवायरनमेंट को, इन सबको नुकसान हो। तो इसलिए जो प्रोसीजर और करना है उसका ढंग से करना है और सेफ यूज करना है टेक्नोलॉजी का, विद रूल एंड रेगुलेशन, चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ए प्रोटोकॉल वाज साइंड नेम कार्टेगना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो बायोसेफ्टी के ऊपर एक अलग से प्रोटोकॉल साइन हुआ अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत ही, कार्टेगना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये किसके ऊपर है, बायोसेफ्टी के ऊपर, कि बायोलॉजिकल जो हम ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके पैदा करेंगे या कुछ चेंजेस लाएंगे तो वो क्या है, सेफ हो। दिस इज एन एडिशनल एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन बायोसेफ्टी वी फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इंसान की हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ को हमने प्रोटेक्ट करना है, किससे, फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया हमने, डिफरेंट जीन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म बनाए, तो ऐसा ना हो कि उससे हमको, ह्यूमन को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो। तो उससे क्या करनी है, सेफ्टी करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं? इट रेगुलेट्स द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमने ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, उनको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके हमने ऑर्गेनिज्म बनाए, उसको कहते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आयात और निर्यात दोनों क्या करने हैं, सब कुछ रेगुलेट करने हैं। ऐसा ना हो कि कहीं जगह का जो स्पीसीज है वो दूसरी जगह जब जाएगा तो वहां पर इन्वेसिव भी हो सकता है, कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से क्या करना है, बचाव करना है, रेगुलेट करना है। कैसे रेगुलेट होगा, आगे पढ़ते हैं। इट एस्टेब्लिशेस नॉर्म्स सो दैट, ऐसे उन्होंने पूरे रूल एंड रेगुलेशन बना दिए हैं कि भाई इस हिसाब से ही ये पैमाने होने चाहिए, अगर ये पूरे होते हैं तो ही आप कोई जीव इधर से उधर, ऐसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इधर से उधर ले जा सकते हो। कैसे? सो दैट द ट्रांसफर ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज डन इन ए सेफ मैनर। सेफ मैनर से ट्रांसफर हो, मीन्स क्या मतलब है, देयर हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, उनको हैंडल करना, पैकेज करना और ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन ए सेफ मैनर। ये सब क्या हो, सेफ मैनर में हो। द शिपमेंट शुड बी अकम्पनीड बाय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और साथ में क्या होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होना चाहिए कि कौन कौन सी जाति का जीव है, कैसी इसकी प्रॉपर्टियां हैं, ये सब चीजें। दिस डॉक्यूमेंटेशन मस्ट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ हैंडलिंग, उसको सेफ हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें लिखी होनी चाहिए। किसमें, डॉक्यूमेंट में। इंफॉर्मेशन अबाउट द, किसके बारे में, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज दैट शुड आल्सो बी, है ना, दैट शुड बी कॉन्टेक्टेड, वो सब क्या है इसमें लिखा होना चाहिए, किस किस अथॉरिटी से संपर्क करना है। शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर गेनिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए किस अथॉरिटी से कंटेक्ट करना है वो भी इसमें लिखा होना चाहिए। ये क्या है, ठीक बेसिकली प्रोविजन है ना, ये कैसे कैसे सेफ हैंडल करना है। द कार्टेगना प्रोटोकॉल इज सप्लीमेंटेड बाय नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस। तो इसके साथ, कार्टेगना प्रोटोकॉल के साथ एक और प्रोटोकॉल बाद में आया जिसने इसको सप्लीमेंट किया, वो कौन सा था, नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो किसकी लायबिलिटी है, किसकी देनदारी है, और जो गड़बड़ हुई उसको ठीक कैसे करना, उसको रिड्रेस कैसे करना, वो कौन सा है, नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन कार्टेगना प्रोटोकॉल। इट फोकसेस ऑन रिस्पॉन्स मेजर्स दैट आर टू बी टेकन इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उस समय क्या करना है, ड्यू टू लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कारण कुछ मिसहैपनिंग हो गए तो हमने क्या क्या रिस्पॉन्स करना है, तो वो सब इसमें बताया गया है। सिंपली saying it specifies the response measures that should be taken in the event of damage to biodiversity resulting from
लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल सी बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक आया है अनदर नगोया प्रोटोकॉल। ये क्या कहता है? इट इज आल्सो ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। इसके साथ एक और सप्लीमेंट्री है ये क्या कहता है? known as Nagoya Protocol on access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization। जब हम जेनेटिक रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं तो जो बेनिफिट आया है वो सबके पास क्या होना चाहिए? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उसकी। ये बात है, किसी एक तबके के पास नहीं, सबके पास। क्लियरली इट एम्स एट फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, thus contributing towards conservation and sustainable use of biodiversity। भी हमने उसका क्या करना है? फेयर एंड इक्विटेबल यूज करना है बेनिफिट का। ठीक है, ये पैरामीटर हम ध्यान में रखेंगे तो अपने आप क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज होगा। ठीक है जी। आगे है जी एचजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो एचजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, तो इसमें क्या करते हैं? हम बायोडाइवर्सिटी के लिए टारगेट तय कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे टारगेट हमने अचीव करने हैं। ये क्या है? These targets were adopted at Nagoya Conference. It provides for achieving various targets so as to protect biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट हमने टारगेट तय कर लिए हैं, तो उसको हमने अचीव करना है, उसको हमने तय करना है विद इन गिवन टाइम। These targets include कौन कौन से हैं देख लेते हैं। Addressing the underlying causes of biodiversity loss। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है उसके कारणों को एड्रेस करो। ठीक है जी। रिड्यूस द प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। जो हम बायोडाइवर्सिटी को यूज कर रहे हैं उसको ऊपर प्रेशर है कौन सा? उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। तो ये वाला कम करो, उसको इतना नहीं तंग करना बायोडाइवर्सिटी को। एंड प्रमोट इट्स सस्टेनेबल यूज। तो उसके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना है। ठीक है जी। इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम्स, स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। ये सब काम करने हैं। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट फ्रॉम द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज शुड बी एनहांस्ड टू ऑल। ये घूम फिर कर वही बातें आ रही हैं। एनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। ये बात है। जो ये मेजर्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है कि सबकी क्या हो? पार्टिसिपेशन हो प्लानिंग में। कैपेसिटी बिल्डिंग कि जैसे हम कह सकते हैं कि अपना ताना बाना स्ट्रॉन्ग करना, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अगर मान लो फॉरेस्ट गार्ड है तो फॉरेस्ट गार्ड की जनसंख्या सही होनी चाहिए। ठीक, अगर कमियां हैं तो उनको, अगर कम है फॉरेस्ट गार्ड तो उनकी संख्या बढ़ाओ, उनको प्रॉपरली जीपीएस सिस्टम वगैरह दो, उनको ना आपस में वॉकी टॉकी या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के संसाधन दो। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये कैपेसिटी बिल्डिंग के तरीके हैं। ऐसे और भी कई तरीके होंगे, और जो भी नॉलेज है उसको आपस में शेयर करना ताकि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया जी, नमस्कार।